Assalamu alaikum students. This is your biology teacher Faisal Saeed. Students, we have been given a task के जितने भी हमारे MCAT ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको जितने भी चैप्टर से रिलेटेड MCQs हैं जिनमें उनको कन्फ्यूजन पॉसिबल मे बी उन्हें हो सकती है या उन्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी उसकी, तो हम एक ऑडियो वीडियो लेक्चर बनाएंगे हर चैप्टर के MCQs की, जिसके ज़रिए हम कोशिश ये करेंगे कि आपको एक्सप्लेनेशन दी जा सके और आपको बताया जा सके कि अगर इस क्वेश्चन का आंसर ये है तो क्यों है, उसकी क्या रीज़न हो सकती है। डेफिनेटली आपने पूरा एक लेक्चर अगर थॉरोली अब तक जो है वो अटेंड कर लिया होगा तो बहुत सारे MCQs का तो आंसर आप फ़ौरन बता सकेंगे। मे बी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हिंट देना पड़ेंगी मुझे, तो उसमें भी आपको इंशाल्लाह कन्फ्यूजन नहीं होगी। स्टार्ट ये करते हैं हम लोग। चैप्टर हमारा ट्रांसपोर्ट था और ट्रांसपोर्ट की हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो है वो यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, द वाटर ऑफ गटेशन इज़ फोर्स्ड आउट ऑफ द लीव्स बाय। तो गटेशन बेसिकली पानी के मॉलिक्यूल्स का इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स थ्रू हाइड्रोथॉर्ड्स अगर रिमूव होते हैं तो हम उस प्रोसेस को गटेशन कहते हैं। ठीक है, स्टोमेटा के जरिए इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स होंगे तो वो बेसिकली ट्रांसपायरेशन। अब हमने डिस्कस किया था कि रूट प्रेशर थ्योरी आल्सो हेल्प्स इन गटेशन, तो यहाँ पे द वाटर ऑफ गटेशन इज फोर्स्ड आउट ऑफ द लीव्स बाय, अगर उस ओपनिंग का नाम होता तो हाइड्रोथॉर्ड होता, लेकिन अब यहाँ पे आपको वो फोर्स पूछी जा रही है तो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, दैट विल बी नेम्ड एज रूट प्रेशर। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन आसान क्लियर था, इससे पहले भी आपको टॉपिक के दौरान ये बात बताई गई थी। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखिए, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन, जहां सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है, टू अ रीजन ऑफ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज। अब ये स्टेटमेंट आप अच्छे से समझते हैं, जो मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अच्छा जहां पर सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है तो इसका मतलब यह है कि वहां सॉल्यूट कम है तो सॉल्वेंट ज्यादा है, और मूवमेंट कहां हो रही है, टू अ रीजन ऑफ हाई सॉल्यूट, यहां सॉल्यूट ज्यादा है और ऑलरेडी सॉल्वेंट कम है। इसका मतलब है जहां सॉल्यूट कंसंट्रेशन लो है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, और जहां सॉल्यूट कंसंट्रेशन हाई है वहां ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। तो इसका मतलब होता है हाई ऑस्मोटिक प्रेशर से लो ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ जाएगा तो डेफिनेटली ये क्या होना चाहिए, पैसिव होना चाहिए। यहां इन्होंने पैसिव का ऑप्शन नहीं दिया, तो ये भी तो देखिए, द मूवमेंट ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन में कहीं परमेबल मेम्ब्रेन नहीं, प्लाज्मोलाइसिस तो बेसिकली श्रिंकेज के लिहाज से हमें किसी सेल का जिक्र नहीं हो रहा, तो यहां इस ओवरऑल इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। ठीक है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी आप इस वाले सवाल से अंदाजा लगाएं, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ऑफ अ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूट को बढ़ाने से उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, तो यहां पे हम क्या बताएंगे, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। जी हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर आप सॉल्यूट नहीं डालते, मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर, अब जितना सॉल्यूट ऐड करेंगे उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम, अच्छा ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो रहा है, उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ रहा है, टेंडेंसी उसकी बढ़ रही होगी। हमारे पास ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्यूशन होता तो मैं लिखता इंक्रीजेस, लेकिन चूंकि ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। गॉट इट स्टूडेंट? ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास अगर आप देखें, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ रीजन, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन टू इट्स हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड। अच्छा, अब यहां पे कहा जा रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस फ्रॉम इट्स लोअर, फ्रॉम अ रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स हायर, यानी उस सब्सटेंस का जिक्र हो रहा है, अपने लो से हायर कंसंट्रेशन की तरफ अगर मूव करेगा तो इट विल बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, देन जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड जर्मिनेशन
का मतलब है द कन्वर्जन ऑफ सीड इनटू अ सीडलिंग और अ न्यू प्लांट। तो सीड जर्मिनेशन इन्वॉल्व द रप्चरिंग ऑफ सीड कोड। अच्छा, सीड कोड रप्चर होगा तो सीड बेसिकली इम्बिबिशन के जरिए वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करेगा। चूंकि सीड हाइड्रोफिलिक होता है तो इट विल बिकम स्वॉलन अप, सीड कोड रप्चर होगा एंड देन जर्मिनेशन इनिशिएट होगी। द श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू एग्स ऑस्मोसिस ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल इज कॉल्ड। ठीक है, तो जब प्रोटोप्लाज्म यानी ओवरऑल साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को कलेक्टिवली कहते हैं, तो अगर सेल को हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रखेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल एक्सॉस्मोसिस यानी अंदर से बाहर जाएंगे और इससे सेल श्रिंक हो जाएगा। इस फिनोमिना को प्लाज्मोलाइसिस या प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोसेस वेयर बाय वाटर मूव्स थ्रू द प्लांट इज नोन एज। अच्छा, द प्रोसेस वेयर बाय वाटर मूव थ्रू द प्लांट इज नोन एज। तो अब हमारे पास जो वाटर है अगर वो मूव करेगा तो देखें, अगर वाटर मूव कर रहा है इन द जाइलम तो ट्रांसपायरेशन पुल, याद है आपको ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी, तो यहां पे हम इसको ट्रांसपायरेशन का पॉइंट ऐड करेंगे। ठीक है, ट्रांसपायरेशन पुल लिख दिया जाता फिर भी ठीक है, ट्रांसपायरेशन लिख दिया वो भी ठीक है, हम इसको पुल, लेकिन इस वक्त अगर हम कहेंगे तो ट्रांसपायरेशन। ट्रांसलोकेशन तो बेसिकली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था फ्लोइंग ट्रांसलोकेशन में। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट वाटर इनसाइड प्लांट्स बॉडी। ठीक है, प्लांट के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट वाटर इनसाइड द प्लांट बॉडी। तो प्लांट के अंदर वाटर अलोंग विद मिनरल्स कंडक्शन कौन कर रहा होता है? Xylem is responsible. Then we have exudation of water drops from the leaves of intact plant. Exudation is kindly a process of जिसमें water molecules in the drops exudate यानी निकलते हैं, oozing of water भी हम इसको कहते हैं। तो ये प्रोसेस बेसिकली क्या है? गटेशन है। ठीक है, then we have MCQs number 11, in which of the following assimilate move through the concentration gradient। देखें स्टूडेंट, इस MCQs में जरा फोकस करके देखिएगा। in which of the following assimilates, assimilates जिनमें से एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी हो सकती है। तो क्या है जिससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है? ग्लूकोज। तो इसका मतलब है यहाँ असिमिलेट्स ग्लूकोज को कहा जा रहा है। ठीक है, और ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट फ्लोएम ट्रांसलोकेशन, और फ्लोएम ट्रांसलोकेशन में फ्लोएम इन्वॉल्व है। अच्छा, फ्लोएम जब हम कहते हैं ना, जो जाइलम है वो बेसिकली वेसल्स और ट्रैकिड से बनता है। तो अगर हम यहाँ फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम जिन टिश्यूज या जिन एलिमेंट से बने उन्हें सीव ट्यूब्स या सीव एलिमेंट्स कहते हैं। तो इसका मतलब होता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग असिमिलेट मूव अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम, जैसे हमने मास फ्लो थ्योरी, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लो कंसंट्रेशन या फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड लो प्रेशर। तो उसका मतलब हुआ इन विच ऑफ द फॉलोइंग असिमिलेट्स यानी ग्लूकोज मूव अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी सोर्स यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल सोर्स से सिंक तक किस के थ्रू जाएंगे, तो हम कहेंगे फ्लोएम। तो यहाँ आंसर तो फ्लोएम नहीं है, बट फ्लोएम इटसेल्फ कंप्राइज ऑफ सीव ट्यूब, तो हम यहाँ पे आंसर क्या करेंगे? सीव ट्यूब लिखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ ट्रांसपायरेशन यूजुअली अकर्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ ट्रांसपायरेशन यूजुअली अकर्स थ्रू द स्टोमेटा। तो ये आप पढ़ चुके हैं, स्टोमेटा के जरिए परसेंटेज ऑफ ट्रांसपायरेशन कितना था? दैट वाज 90%। फिर क्यूटिकल के जरिए 7% और रिमेनिंग जो 3% था दैट वाज लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। तो हमारे पास ये अब तक MCQs हमने डिस्कस की। देन वी हैव नंबर 13, the combined area of a total stomata pores as compared to the total leaves area is almost। तो जो कंबाइंड एरिया इन टोटल स्टोमेटल पोर्स लीफ के सरफेस के अकॉर्डिंगली उसका कितने परसेंट पार्ट होते हैं? तो दैट इज 1 to 2%। उसके बाद है द नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ लीफ सरफेस ऑफ टोबैको। टोबैको लीव्स में पर स्क्वायर सेंटीमीटर में, ठीक है, कितने जो है वो स्टोमेटा होते हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। देयर आर 12,000 ऑफ देम। और उसके बाद है द प्रोसेस इन्वॉल्व इन स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन आर। तो ट्रांसपायरेशन में हमारे दो स्टेप्स इन्वॉल्व थे, याद करें।
पहला था एवेपोरेशन, फिर डिफ्यूजन था। एवेपोरेशन क्यों था, फिर डिफ्यूजन क्यों था, ये मैं आपको लेक्चर में बता चुका हूँ। तो प्रोसेस इन्वॉल्व इन स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन आर टू, पहला एवेपोरेशन, दूसरा डिफ्यूजन था। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो वी हैव नंबर 16 MCQs। when leaf cells are fully turgid the transpiration rate is, तो लीफ सेल्स यानी गार्ड सेल्स का जिक्र हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ये है कि गार्ड सेल्स अगर कंप्लीटली टर्जिड हैं तो स्टोमेटा मैक्सिमम ओपन होगा और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डेफिनेटली शुड बी हाई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है द रेट ऑफ वाटर इवेपोरेशन डबल्स फॉर एवरी टेम्परेचर राइज ऑफ, कितना होगा ये, 10 डिग्री सेल्सियस, यानी रेट ऑफ वाटर इवेपोरेशन, ठीक है। वाटर इवेपोरेशन जो है वो हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर, जितनी स्पीड से पहले हो रहा था 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है ना, जो ट्रांसपायरेशन हो रहा है बेसिकली वो डबल होता जाएगा एवरी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज होने पर। उसके बाद है नंबर 18 मेच्योर एरेथ्रोसाइट्स ऑफ मैमल्स आर। तो मैमल्स के जो एरेथ्रोसाइट्स हैं जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो उनका न्यूक्लियस जो है वो रिमूव हो जाता है और मैक्सिमम जो साइटोप्लाज्म है उसके लिए स्पेस अवेलेबल होता है ऑक्यूपाइड बाय हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि नॉन न्यूक्लिएटेड, यानी वो नॉन न्यूक्लिएटेड हो जाता है। द टिश्यूज लेयर कॉमन टू ऑल ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल में जो एक लेयर कॉमन है, यानी अगर आप कहें कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के लिहाज से भी, तो उसमें जो सबसे इंटरनल लाइनिंग एंडोथीलियम वो तीनों में कॉमन है। उसके बाद एट्रियम कनेक्ट, एट्रियम किसको कनेक्ट करता है, एट्रियम लिखा है एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, तो जस्ट बिफोर वेंट्रिकल, सेम विद वेंट्रिकल्स, ये डेफिनेटली एट्रियम्स कॉन्ट्रैक्ट बिफोर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा नहीं हो सकता कि एट्रियम्स भी वेंट्रिकल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो हम कहेंगे एट्रियम्स कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन एट्रियम्स कॉन्ट्रैक्ट तो उसके थोड़ी देर बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो यहाँ हम कहेंगे एट्रियम्स कॉन्ट्रैक्ट जस्ट बिफोर वेंट्रिकल्स, लेफ्ट और राइट दोनों। देन वी हैव द हार्ट बीट जो है ड्यू टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम, तो यहाँ पे हमारे पास लिखा है कि हार्ट बीट जो है प्रोड्यूस, या आप कह सकते हैं द हार्ट बीट इनिशिएट, ये एक वर्ड है जो मिसिंग है, काइंडली मिसप्रिंट हुआ है तो आप जरा लिख लीजिएगा। द हार्ट बीट इनिशिएट ड्यू टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो हार्ट बीट इनिशिएट करने वाला जो स्ट्रक्चर है, जो पार्ट है वो SA नोड है, ठीक है। तो दैट इज साइनोएट्रियल नोड, तो इसका आंसर हमारे पास SA नोड होगा, नेचुरल पेसमेकर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन एन एडल्ट ह्यूमन, तो इनमें से कौन सा है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अच्छा राइट एट्रियम में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी आर्टरी में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी वेन में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। इन एडल्ट ह्यूमन बोला जा रहा है, अगर बच्चों में बात करें तब भी यही होगा, ये तो सिर्फ एडल्ट ह्यूमन लिख दिया। तो पल्मोनरी वेन के अंदर जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम तक लाएगा तो वो पल्मोनरी वेन है। इन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वी हैव नेक्स्ट वन MCQs नंबर 23, प्लाज्मा दैट डिफ्यूज आउट ऑफ द ब्लड इज रप्चर्ड, प्लाज्मा दैट डिफ्यूजेस आउट ऑफ द ब्लड इज रिटर्न टू द कार्डियोवैस्कुलर। अच्छा, हमें ये बात मालूम है कि हमारी कैपिलरीज में से जो प्लाज्मा लीक आउट होता है फिर उससे कौन सा सिस्टम वापस, यानी ड्रेनेज ऑफ लिम्फ बैक टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो वो हमारा हम किसका जिक्र करेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम का, यानी लिम्फेटिक सिस्टम जो है इज रिस्पॉन्सिबल टू ड्रेन द प्लाज्मा बैक टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद वी हैव कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बाद हम, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट मस्कुलर चैम्बर इन अ बर्ड्स हार्ट और अ मैमल्स हार्ट। अच्छा, बर्ड्स और मैमल्स के लिहाज से आपको मालूम है कि हमारे पास कंप्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। और हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं वो ज़्यादा थिक
वॉल हैं, और जो वेंट्रिकल्स हैं उनमें भी कौन से वेंट्रिकल्स, 24 का एमसीक्यूज का आंसर हमारे पास क्या होगा कि यहाँ देखिएगा लेफ्ट वेंट्रिकल डेफिनेटली। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है चूंकि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू सप्लाई ब्लड टू ऑल द बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ये लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। इन विच टाइप ऑफ हार्ट इज देयर मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड, अच्छा किस तरह का जो हार्ट होगा जिसमें मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो हमारे पास अगर हम कहें फ्रॉग, क्रोकोडाइल, ठीक है, क्रोकोडाइल के लिहाज से आप कह सकते हैं कि एडवांस है, इसमें आप डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट है, तो इसके लिहाज से हमारे पास आंसर है फ्रॉग। एम्फीबियंस का इनकम्प्लीट डबल सर्किट प्लान होता है जो आपको मालूम है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम इज ट्रू, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट ये है कि हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड, हाँ हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड। दूसरा है कि ऑल इनवर्टिब्रेट्स हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, नहीं ऐसा नहीं, इनवर्टिब्रेट्स में सबके पास ओपन नहीं होता, कुछ फाइलम मोलस्का के और फाइलम एनिलेट जो है ना उनमें क्लोज टाइप भी होता है, तो ये रॉन्ग है। अच्छा इन्होंने हमसे पूछा है विच इज़ ट्रू, तो हमें पहला ट्रू लग रहा है। अच्छा उसके बाद कैपिलरीज हैव थिकर वॉल्स देन वेन्स डू, ये भी नहीं है बिल्कुल, ये भी रॉन्ग है, कैपिलरीज थिन होती हैं। द सिस्टमिक सर्कुलेशन कैरीज ब्लड टू एंड फ्रॉम द लंग्स, बिल्कुल नहीं, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो करेक्ट आंसर है जो आपको बताना है वो कौन सा है, दिस वन, ए हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्ट द ब्लड। उसके बाद मटेरियल्स आर एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग टिश्यूज इन, एक्सचेंज कहाँ होता है, कैपिलरीज में होता है, ठीक है। देन वी हैव टू डिस्कस विद के ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीव्स एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीव्स द ह्यूमन हार्ट वाया, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ह्यूमन हार्ट से निकलता है पल्मोनरी वेन, वो तो आता है, पल्मोनरी आर्टरी तो डी, वेना कैवा भी डी, एओर्टा के जरिए लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारे पास जो है अगला है कि इन द इनर मोस्ट टिश्यू लेयर ऑफ आर्टरीज इज कंपोज्ड ऑफ एंडोथीलियल या एंडोथीलियम कहेंगे, एंडोथीलियल टिश्यूज कहेंगे। इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, लिम्फेटिक सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लाइंड वेसल्स, बिल्कुल। कंटेन वन वे वेल्व्स, यस। रिटर्न फ्लूइड बैक टू द ब्लड स्ट्रीम, यस। तो इसका मतलब है ऑल ऑफ द अबव, जो इसकी डेफिनेशन में ही ये पॉइंट लिखा हुआ है हमारे पास। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ल्यूकोसाइड, मैक्रोफेजेस भी, एसिनोफिल्स और मोनोसाइट्स, ऑल ऑफ दीज डेफिनेटली all of these are type of leukocytes. Then we have number 32, which of the following is a function of the vertebrate circulatory system, temperature regulation भी है, transport metabolic waste है, transport oxygen carbon dioxide, definitely all of the above. Then we have interstitial fluid is derived from the fluid that is, अब देखें interstitial जो ना तो ब्लड वेसल्स में हो, ना टिश्यूज, ना सेल्स के अंदर हो, बल्कि उनके बीच में गैप में हो, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्लूइड दैट इज फोर्स्ड आउट ऑफ द आर्टेरियोल एंड ऑफ कैपिलरीज। अच्छा अब देखें आर्टेरियोल्स के एंड पर जो कैपिलरीज होती हैं उनमें से प्लाज्मा लीक आउट होता है विच विल बिकम इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिसको हम लिम्फ का नाम भी देते हैं। तो यहाँ पे आर्टेरियोल एंड ऑफ कैपिलरीज में से वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है ना वो डेवलप होता है। विच ऑफ द लेकिन उसको वापस लेके जाने का काम लिम्फेटिक सिस्टम है, तो इसको ये नहीं पूछा कि लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ कौन वापस लेके जाता है, इन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि वो कहाँ से डिराइव होता है। तो जैसे हम क्या ना ह्यूमन हार्ट से एओर्टा, एओर्टा से आर्टरीज, आर्टरीज से आर्टेरियोल्स और आर्टेरियोल्स के एंड पर कैपिलरीज होती है और उनमें से प्लाज्मा निकलता है, और फिर वो पूरी बात लिम्फेटिक सिस्टम में डिस्कस कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर, तो आर्टरीज, हार्ट, वेन्स, आर्टरीज भी कार्डियोवैस्कुलर का पार्ट है, हार्ट इटसेल्फ, वेन्स एंड इट वुड बी ऑल ऑफ दीज, ठीक है। कंपेयर टू आर्टरीज, आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल्स क्या हैं, दे आर इवन स्मॉलर, यस। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन क्या है, सो कंपेयर टू आर्टरीज, आर्टेरियोल्स स्मॉलर इन डायमीटर, डेफिनेटली कैन बी रिलैक्स बाय हार्मोन्स। आर्टेरियोल्स में आर्टरीज के मुकाबले में स्मूथ मसल्स ज़्यादा होते हैं
और दे कैन बी कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज दे कैन बी रिलैक्स बाय द हेल्प ऑफ हार्मोन्स, वैसो डायलेशन और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन दोनों होती है, ठीक है। तो दे आर स्मॉलर इन डायमीटर कैन बी, बट दे डू नॉट कोलैप्स व्हेन एम्प्टी, ठीक है। वेन्स के बारे में हम कहते हैं वेन्स जब एम्प्टी होती हैं तो दे कैन कोलैप्स, बट चूंकि स्मॉलर ल्यूमेन होता है उनकी थिक वॉल होती है तो ये इतनी आसानी से कोलैप्स नहीं करती। इसका मतलब है आंसर विल बी ए एंड बी, ठीक है। अच्छा, फ्लूइड इज ड्राइवन थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम बाय कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, जो फ्लूइड है वो लिम्फेटिक सिस्टम में किस तरीके से मूव करता है, फ्लो करता है, ड्राइवन और फ्लो थ्रू द, तो हम पहले कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द लिम्फेटिक वेसल्स, पहला है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम की जो वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। दूसरा, प्रेशर क्रिएटेड बाय द पंपिंग ऑफ द हार्ट का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है, वो मैं पहले बता चुका हूँ। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लिम्फ नोड्स नहीं, स्क्वीजिंग ऑफ द लिम्फेटिक वेसल्स। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द लिम्फ वेसल्स, तो स्क्वीजिंग ही हम कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब हमारे पास लिम्फ वेसल बेसिकली मसल की कॉन्ट्रैक्शन से जो है वो रिलेटेड, तो मसल्स मूव करेंगे तो आपके लिम्फ वेसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द लिम्फेटिक वेसल्स आपके पास ऑप्शन हो जाएगा। देन वी हैव लिम्फ वेसल्स, तो लिम्फेटिक द लिम्फेटिक सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज क्या कर सकता है, इट कलेक्ट लिक्विड लॉस्ट फ्रॉम द सर्कुलेशन, लिक्विड जो प्लाज्मा लॉस होता है उसको कलेक्ट करता है, रिटर्न प्रोटीन टू सर्कुलेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैट्स, डज ऑल ऑफ द अबव, डेफिनेटली ये तीनों फंक्शन ही करता है। उसके बाद द कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग, तो क्लॉटिंग के लिए जो हमारे पास है दैट विल बी प्लेटिलेट्स, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। देन वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज रिप्रेजेंट द करेक्ट पाथ ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। अच्छा, अब आपको देखना होगा लेफ्ट एट्रियम, फिर वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर वहां से लंग्स, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से वो जाएगा बॉडी तक, तो ये यहीं पे हम इसको इग्नोर कर देते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लंग्स, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स, फिर लंग्स से ऑक्सीजनेट होने के बाद लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, और फिर बॉडी। यानी राइट एट्रियम ने डीऑक्सीजनेटेड रिसीव किया, राइट वेंट्रिकल को दिया, राइट वेंट्रिकल ने लंग्स को दिया डीऑक्सीजनेटेड, लंग्स ने ऑक्सीजनेट करने के बाद लेफ्ट एट्रियम को दिया, लेफ्ट एट्रियम ने उसे लेफ्ट वेंट्रिकल को, लेफ्ट वेंट्रिकल ने बॉडी को दे दिया। तो इस लिहाज से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर राइट एट्रियम, ऐसा नहीं होता, राइट एट्रियम, लंग्स, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। द रिदमिक बीटिंग ऑफ द हार्ट इज इनिशिएटेड बाय, तो आपका हार्ट बीट इनिशिएटेड बाय इससे पहले भी आप देख चुके हैं, अब यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर दिया, रिदमिक बीटिंग ऑफ द हार्ट इज इनिशिएटेड बाय, तब आप उसका आंसर क्या बताएंगे, दैट विल बी साइनोएट्रियल SA नोड। देन साइनोएट्रियल नोड, ठीक है। अच्छा, द लब ऑफ द लबडब, यानी कि द लब ऑफ हार्ट बीट, तो हार्ट बीट में जो लब है, साउंड द हार्ट मेक्स इज कॉज्ड बाय, तो ये जो लब की आवाज होगी ये आपके हार्ट बीट के दौरान कौन इसको जनरेट या प्रोड्यूस करता है। तो हमने पढ़ा था कि आपके जो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उस वक्त आपके एबी वेल्व्स, एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स, बाय और ट्राइकस्पिड क्लोज होता है, आपको आवाज़ लब की सुनाई दी थी। तो क्लोजिंग ऑफ द मिट्रल एंड द ट्राइकस्पिड, मिट्रल बाइकस्पिड को बोला गया और ट्राइकस्पिड एज इट इज, तो इसका आंसर हमें यही मिल रहा है, मिट्रल यानी बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेल्व की वजह से हमें। अच्छा, क्लोजिंग ऑफ द पल्मोनरी एंड एओर्टिक सेमिलूनर, तो अगर डब की आवाज़ पूछी जाती तो बीटा ऑप्शन होता, अदरवाइज ए ऑप्शन है, ठीक है। then is the movement of molecules from higher concentration towards lower अब molecules की higher से concentration toward lower concentration through membrane, तो ये osmosis है, ठीक है। और the pressure exerted by the pure water molecules on solution to keep it in equilibrium, osmotic pressure कहलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सॉल्यूट पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर हम यहाँ डिस्कस करते हैं तो हमने बताया कि सॉल्यूट पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, सॉल्यूट पोटेंशियल हमने बताया था कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, जितना आप किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करेंगे
तो उस सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक पोटेंशियल यानी टेंडेंसी ऑफ सॉल्यूशन टू अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल भी इंक्रीज होगी। इसका मतलब है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑस्मोटिक पोटेंशियल के, ठीक। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा इस डैश पाथवे, तो कौन सा पाथवे था? सेम्प्लास पाथवे। मैं आपको बता चुका था 3 सेलुलर पाथवे, सेल टू सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एपोप्लास्ट पाथवे थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस, और जो सेम्प्लास पाथवे है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं इन द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल्स। फैक्टर्स फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कितने थे? 2 थे, लाइट एंड पाराशीमाइंस, ठीक है। उसके बाद रूट प्रेशर कैन ट्रांसपोर्ट वाटर अप टू डैश हाइट इन प्लांट, तो दैट विल बी 6.4 मीटर हाइट। और उसके बाद जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो जैसा हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसपायरेशन पुल की मदद से वो रिमेनिंग डिस्टेंस ट्रेवल होगा। देन वी हैव रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज नोन एज ट्रांसपायरेशन, ठीक है। अच्छा, देन वी हैव द मूवमेंट ऑफ इन द फॉर्म ऑफ वेपर, तो ट्रांसपायरेशन इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स तो गटेशन है। Then we have the movement of molecules with the help of carrier proteins is known as facilitated diffusion without use of energy. The shrinkage of plasma membrane is known as plasmolysis. अच्छा, plasma membrane shrink होगी तो plasmolysis, और अगर again it will achieve or it will maintain its shape तो उसको deplasmolysis कहेंगे। यानी हाइपरटोनिक में प्लाज्मोलाइसिस होगा और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डीप्लाज्मोलाइसिस, ये भी याद रखिएगा। प्लाज्मोलाइसिस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखेंगे तो होगा मेम्ब्रेन, और अगर डीप्लाज्मोलाइसिस करवाना है तो आपको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखना पड़ेगा। रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीजेस, ओके। The deoxygenated blood flows into the dash of the human heart, तो deoxygenated blood from upper body part and lower body part, superior vena cava और lower body part से inferior vena cava के जरिए हार्ट के राइट एट्रियम में रिसीव होता है। तो आंसर क्या है? राइट एट्रियम, ओके। ब्लड सर्कुलेशन से लाइफ स्पेन इज अबाउट 10 डेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ए प्लेटिलेट, प्लेटिलेट्स के लिहाज से इट विल बी अबाउट 10 डेज, ठीक है। बिलीरुबिन बिलीवर्डिन जो है वो बिलीरुबिन येलोविश इन कलर और बिलीवर्डिन ग्रीन इन कलर। अच्छा, बुक के लिहाज से एक ज़रा करेक्शन कर लीजिएगा, बिलीरुबिन को रेड लिखा है विच इज़ रॉन्ग, बिलीरुबिन ऑलवेज येलो एंड बिलीवर्डिन ऑलवेज ग्रीन। तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन एक्सक्रीटरी आर द एक्सक्रीटरी पिगमेंट्स हैं, आप लिखना चाहें तो आर द एक्सक्रीटरी पिगमेंट्स ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स। इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ वन कंप्लीट हार्ट बीट इज अबाउट 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड। यही कार्डियक साइकिल अगर पूछा जाए ड्यूरेशन ऑफ वन कार्डियक साइकिल, अच्छा एक हार्ट बीट का मतलब एक कार्डियक साइकिल है तो उसके लिए भी 0.8 सेकेंड ही आंसर होगा। सिंगल सर्किट प्लान इज प्रेजेंट इन किस में होता है? फिश में, यानी कि आपके पास पाइसिस में। देन यू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव 2 चैम्बर हार्ट, 2 चैम्बर, यानी सिंगल सर्किट है तो फिश का ही 2 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। और नैरोइंग एंड हार्डनिंग ऑफ द ब्लड वेसल इज नोन एज एथरोस्क्लेरोसिस ड्यू टू एथ्रोमेटस प्लेक accumulation ऑफ ब्लड इन एनी ऑर्गन। अच्छा, मैंने बताया था कि ब्लड अगर ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट होगा तो वो थ्रोम्बस है, अगर ब्लड किसी ऑर्गन के अंदर जमा हो रहा है तो उसे हीमाटोमा कहेंगे, इसका आंसर है। देन प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट डैश परसेंट टोटल ब्लड वॉल्यूम, तो प्लाज्मा टोटल ब्लड वॉल्यूम का अगर ऑप्शन है 55 तो सो क्या 55 to 60% हम इसको परसेंटेज में रखते हैं तो यहाँ आंसर 60% हो जाएगा। देन वी हैव S1 साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द डैश वाल्व्स ऑफ द हार्ट। S1 क्या है? लब है, और लब ड्यू टू एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स, यानी पहला यही एमसीक्यूज पहले पूछा गया है मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होने से, तो आप उसको एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स कहते हैं। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द, देखें एट्रियम्स SA नोड की वजह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जो वेंट्रिकल्स हैं वो AV नोड। तो लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट? बोथ वेंट्रिकल्स, आंसर होगा बोथ वेंट्रिकल्स। अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द डैश ऑफ द बॉडी इन 1 मिनट, यानी अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द कौन सा
राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल? तो बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल, और आगे क्या लिखा है, इन टू द बॉडी। तो बॉडी तक तो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है, इसलिए हम इसको कहेंगे अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द बॉडी या इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, यूं भी बोला जा सकता है, इनटू द बॉडी या इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन 1 मिनट। कार्डिक आउटपुट है, मेल और फीमेल का कार्डिक आउटपुट आपको मालूम है, मेल का है 5.6 लीटर पर मिनट, फीमेल का 4.9 लीटर पर मिनट। ये चीज़ें आपको याद रखी होंगी वैल्यूज। हाइपरटेंशन इज दैट व्हेन मीन आर्टीरियल ब्लड, अब मैंने बताया था मीन कैसे निकालते हैं, सिस्टोल प्लस डायस्टोल, दो वैल्यूज हैं, उनको प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे मीन आएगा। तो हाइपरटेंशन इज दैट व्हेन द मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इज मोर देन 110 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो हम पढ़ भी चुके हैं। द ल्यूमेन ऑफ आर्टरी इज डैश देन वेन, द ल्यूमेन अंदर का डायमीटर जो है ना, ल्यूमेन ऑफ आर्टरी इज स्मॉलर, स्मॉल होगा, जिससे प्रेशर मेंटेन होता है और आसानी से जो है ना वो ब्लड आगे फ्लो कर सकता है। 74 वी हैव नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट ऑफ ह्यूमन हार्ट, तो यहाँ आई थिंक मिसिंग है, इसके ऑप्शन बना लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ असल में 64 के बाद 65 थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है। बेसिकली यहाँ पे हुआ है कि 64 के बाद हम 73 तक चले गए, और आई थिंक ये वाला एमसीक्यू जो है यहाँ से रिमूव करना होगा हमें। ठीक है, देयर इज समथिंग लाइक, मैं इसको करेक्ट कर लूँ। स्टूडेंट थोड़ी सी सीक्वेंस आई थिंक आगे पीछे हो गई है, मैंने कोशिश की है कि मैं उसको अलाइन कर सकूं। 64 के बाद 75 आ गया था, तो मैंने इसको करेक्ट कर दिया। 65 में अगर हम देखें, acquired immunity is developed before vaccination and after infection is, यानी अगर वैक्सीनेशन से पहले इन्फेक्शन हो जाने की वजह से, खुदा न खास्ता नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है और उसकी वजह से एक बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई हैं, तो बिफोर वैक्सीनेशन के लिहाज से हम कहेंगे अगर वैक्सीनेशन होती तो वो आर्टिफिशियल होती। अच्छा, है तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसमें आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ डेवलप की हैं। अब इसको एक्टिव तो कहेंगे, लेकिन क्या ये आर्टिफिशियल है या नेचुरल है? तो बिफोर वैक्सीनेशन नहीं करवाई, एक इन्फेक्शन हुआ हमारी बॉडी ने, उसके अलावा एंटीबॉडीज़ बना ली, तो ये है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज़ फाउंड इन, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी उनमें पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है फ्यूचर इम्यूनिटी इज़ ड्यू टू, हमेशा फ्यूचर इम्यूनिटी ड्यू टू मेमोरी सेल्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स, अच्छा नेचुरल है और एक्टिव इम्यूनिटी है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस डेवलप आफ्टर डिजीज, डेवलप बिफोर होता तो ये आर्टिफिशियल एक्टिव है, इट्स आफ्टर तो हम कहेंगे नेचुरल एक्टिव है, और हम यहाँ पे बताते हैं रेजिस्टेंस डेवलप आफ्टर डिजीज। Once you will get infection by natural process and then you will get immunized. Heartbeat is initiated by simply SA node, ये हम लोग इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। Heartbeat originate from, तो अगर originate कहा जाए तो SA node नहीं आंसर, तो क्या होना चाहिए, पेस मेकर या नेचुरल पेस मेकर। परफेक्टली 4 चैम्बर होता है बर्ड्स और तो यहाँ पे हमारे पास जो है फिश, मैमल्स, रेप्टाइल्स, तो परफेक्टली 4 चैम्बर किसका हार्ट है, मैमल्स का, और मैमल्स के साथ ऑप्शन होता तो बर्ड्स भी। इम्पल्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम SA नोड, ठीक है, अच्छा, अब जो इम्पल्स हैं ओरिजिनेटिंग फ्रॉम SA नोड इज ट्रांसमिटेड टू वेंट्रिकल्स ओनली। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ऑप्शन है आपके पास इम्पल्सेस ओरिजिनेट फ्रॉम SA नोड इज ट्रांसमिटेड टू AV नोड, यस, फिर बोथ एट्रियम्स। ठीक है, यहाँ पे ये MCQs, ये ऑप्शन किसी दूसरे MCQs के लिए, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, तो हमारे पास इम्पल्सेस ओरिजिनेट फ्रॉम SA नोड इज ट्रांसमिटेड टू वेंट्रिकल्स ओनली, बिल्कुल नहीं, एट्रियम्स ओनली। अच्छा, ऐसा भी नहीं है, AV नोड्स एंड बोथ एट्रियम्स, यस, तो SA नोड के जो इम्पल्सेस होते हैं वो AV नोड तक जाते हैं, वेंट्रिकल्स तक AV नोड ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन इस वक्त हमसे पूछा है कि जो SA नोड है वो AV नोड और बोथ एट्रियम्स तक इम्पल्सेस जो है ना वो ट्रांसपोर्ट करेगा। ह्यूमन बीइंग ड्यूरेशन ऑफ, अच्छा, पहले हमसे पूछा था हार्ट बीट की ड्यूरेशन, अब पूछा है कार्डिक साइकिल की, तो मैंने पहले बताया था कितना होगा, ये भी 0.8 सेकेंड ही होगा, क्योंकि एक कार्डिक साइकिल बेसिकली 1 हार्ट बीट को की हो, 1 हार्ट बीट परफॉर्म होने में जो इवेंट्स होते हैं वो कार्डिक साइकिल है। इन ह्यूमन बीइंग
विच वन रेगुलेट हार्ट, अच्छा हार्ट बीट को इनिशिएट SA नोड करता है जिसको नेचुरल पेस मेकर कहते हैं, लेकिन रेगुलेट कहा है तो कार्डियक ब्रांच ऑफ, अच्छा यहाँ मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑप्शन अगर होता तो वो होता। देखें मेड्यूला ऑब्लोंगेटा हार्ट बीट को, ब्रीथिंग को, स्नीजिंग, कफिंग का, जो भी हमारे अनकॉन्शियस एक्टिविटीज से कंट्रोल करते हैं। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा से जो वेगस नर्व निकलती है मेन, जो हमारे इन मेन ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, तो वेगस नर्व में से जो कार्डिक ब्रांचेस हैं जो दिल तक जाती हैं, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा अगर नहीं है तो कार्डिक ब्रांच ऑफ वेगस नर्व जो है वो ह्यूमन हार्ट, एक्चुअल में तो मेडुला ऑब्लोंगेटा ही रेगुलेट करता है बट थ्रू कार्डिक ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। इन नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80, द न्यूमरेटर अपर वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी सिस्टोली और सिस्टोलिक प्रेशर। देन इन नॉर्मल मैन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। कुछ चीज़ें मैंने आपको प्रैक्टिस MCQs में भी दी थी, अगर आप देखें तो कोशिश होती है कि आप अपनी बुक से भी इन टच रहें, इस लिहाज से आपको बुक के MCQs भी फॉलो करने होंगे। 120/80। देन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वाइट ब्लड कार्पसल्स न्यूट्रोफिल्स 60 to 70% डिस्कस कर चुके थे। लाइफ ऑफ RBCs अप्रॉक्सीमेटली 120 डेज, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप कंफ्यूज करते हैं अक्सर स्टूडेंट को, यहाँ मैं बता दूं यूं करके कंफ्यूज करते हैं, वो लिखते हैं 4 मंथ, तो क्या 4 महीने 120 डेज ही हैं, बिल्कुल है डेफिनेटली, ठीक है। तो मंथ के लिहाज से 120 डेज का ऑप्शन नहीं देते हुए। अच्छा विच इज मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज का है और उनमें 5 होती हैं, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। तो जो मोस्ट कॉमन हमारे पास एंटीबॉडीज हैं वो IgG कहलाई जाती हैं, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ इनेट इम्यूनिटी, अब जब आप इनेट इम्यूनिटी का जिक्र करते हैं तो हमारे पास टी लिम्फोसाइट एडाप्टिव में है, बी न्यूट्रोफिल्स थायराइड सेल को, तो न्यूट्रोफिल जो है ना वो जो फैगोसाइट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में, तो इनेट इम्यूनिटी में इन्वॉल्व है। एन इंसेक्ट बाइट में रिजल्ट इन इन्फ्लेमेशन ऑफ दैट स्पॉट, जब इंसेक्ट बाइट करता है स्किन पे तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इट इज ट्रिगर्ड बाय द केमिकल सच एज, तो वहाँ मौजूद जो टिश्यूज डैमेज होते हैं वहाँ उनमें से हिस्टामिन एंड काइनिन्स, जिन्हें हम साइटोकाइंस भी कहते हैं, तो ये केमिकल्स होते हैं जो बेसिकली इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इनिशिएट करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। इसके अलावा इफ़ RH नेगेटिव इंडिविजुअल, ये आपका एक टॉपिक यहाँ डिस्कस हुआ है, लेकिन अगर आप इसको रिलेट करेंगे चैप्टर नंबर 8 वेरिएशन जीन से, एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, जो ब्लड के लिहाज से अगर RH नेगेटिव इंडिविजुअल, जब वहाँ डिस्कस किया था RH नेगेटिव मदर हैं और अगर फादर RH पॉजिटिव है और फीटस RH पॉजिटिव होगा तो फिर क्या कॉम्प्लिकेशन होगी। देखें RH नेगेटिव इंडिविजुअल को अगर RH पॉजिटिव ब्लड दिया जाए तो द रिसिपिएंट बिकम्स आइसो इम्यूनाइज्ड, इसका मतलब है कि उनकी बॉडी में अब RH पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। नेक्स्ट टाइम अगर ट्रांसफ्यूजन होगी तो वो बहुत लीथल होगी और द ह्यूमन बीइंग कैन बी डेड बिकॉज ब्लड में रिएक्शन हो जाएगा एंटीबॉडीज अगेंस्ट जो है ना उसके खिलाफ। तो फर्स्ट टाइम अगर RH नेगेटिव को RH पॉजिटिव ब्लड मिलेगा तो वो आइसो इम्यूनाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी में RH नेगेटिव के अगेंस्ट RH एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी। एंटीबॉडीज आर केमिकली क्या हैं, ग्लाइको प्रोटीन्स हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा विच इज़ नॉट इन्वॉल्व इन एलिसाइटेशन, यानी इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करने में उसमें कौन, थाइमस इन्वॉल्व है, स्प्लीन इन्वॉल्व है, लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व है, बट ब्रेन हैज़ नो, यानी ऐसा नहीं होता कि इम्यून सिस्टम को ब्रेन सिग्नल देता है और वो काम शुरू करता है, इम्यून सिस्टम इटसेल्फ कंट्रोल्ड है। एंटीबॉडीज आर कॉम्प्लेक्स क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ठीक है, दे आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। एंटीबॉडीज आर फॉर्म बाय, तो एंटीबॉडीज आर फॉर्म बाय कहाँ पे, यहाँ पे हैं बीटा सेल्स, ये बी सेल जिन्हें हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स। एंटीबॉडीज प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय, तो हम यहाँ पे लिम्फोसाइट्स का जिक्र करेंगे और यहाँ पे बी लिम्फोसाइट्स का जिक्र हो रहा है। देन वी हैव बोथ बी सेल्स एंड टी सेल्स इम्यून सिस्टम आर प्रोड्यूस्ड इन, कहाँ बनते हैं बी सेल्स एंड टी सेल्स, बोन मैरो में, ठीक है। इनमें टी सेल्स मेच्योर हो जाते हैं थाइमस में, जो डिस्कस किया था हम इससे पहले भी। सेल्स इन्वॉल्व इन इम्यून मैकेनिज्म आर, एरेथ्रोसाइट्स का कोई रोल नहीं है, लिम्फोसाइट्स का रोल है। थ्रोम्बोसाइट्स का क्लॉटिंग के लिहाज से, तो लिम्फोसाइट्स का रोल इम्यून सिस्टम में है। सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम दैट कॉज पोर फॉर्मेशन इन द एंटीजेंस, अच्छा जो छोटे छोटे पोर्स बना देते हैं, मैंने बताया भी था। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का जिक्र किया था, तो यानी नेचुरल किलर सेल, आप इन्हें किलर सेल्स भी कहते हैं या आप इन्हें NK सेल्स भी कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी,
तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, यहाँ पे पूछा गया है हमसे। तो देखें, एक तो सेल्फ और नॉन सेल्फ, यानी अपने और दूसरे टिश्यूज़ के बारे में डिस्क्रिमिनेट करना, स्पेसिफिसिटी ऑफ किसी खास एंटीजन के अगेंस्ट काम करना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, रिटेन्स मेमोरी सेल्स, यस डेफिनेटली ऑल ऑफ द अबव इसके फंक्शन में आएगा या कैरेक्टरिस्टिक। कन्वर्जन ऑफ एंटीजन इनटू हार्मलेस इनसॉल्युबल मैटर बाय एंटीबॉडीज इज क्या कहलाया जाएगा? तो कन्वर्जन ऑफ एंटीजन, एंटीजन यानी जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, इन उनको हार्मलेस इनसॉल्युबल मैटर में अगर एंटीबॉडीज उन्हें कन्वर्ट करते हैं और उनको टारगेट करके किल करते हैं, इस प्रोसेस को एग्लूटिनेशन कहते हैं। क्लम्स बना के उनको डिसॉल्व कर दें, एग्लूटिनेशन कहलाया जाएगा, ठीक है, इम्यूनोलॉजी के लिहाज से। उसके बाद ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्रेटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। तो अगर हम यहाँ डिस्कस करते हैं तो हमारे पास जो है इसमें अगर आप देखें, ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्रेटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू इज हिस्टामीन, जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम में अगर हम इम्यूनोलॉजी के लिहाज से हम कहते हैं तो दैट वाज एडवर्ड जेनर। इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन जो है ना वो इनिशिएट की थी। हिस्टामीन और इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस आर फॉर्म बाय हिस्टामीन्स या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय, जितने भी आपके पास मास्ट सेल्स होते हैं उनमें हिस्टामीन रिलीज होता है, तो यहाँ से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ह्यूमोरल इम्यूनिटी का जिक्र है, ठीक है। सो ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज ड्यू टू बी लिम्फोसाइट्स, लिखा हुआ है, हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे। और हाइपर सेंसिटिव, अच्छा, हाइपर सेंसिटिविटी टू एन एलर्जिन, एलर्जेंस एलर्जी कॉज करने वाले इंग्रेडिएंट्स को कहते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी टू एन एलर्जन इज ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, नहीं, इंक्रीज फूड हैबिट, इरेगुलर, नहीं, एज फैक्टर, नहीं, एब्रेंट फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम है। असल में हम इसको हाइपर सेंसिटिविटी, एक तो होता है सेंसिटिव, एक होता है हाइपर सेंसिटिव। तो हाइपर सेंसिटिविटी जो है ना, मैं इसकी एक छोटी सी एक एग्जांपल दे देता हूँ, स्टोरी आपको। हाइपर सेंसिटिविटी जो है ना, एबरेंट फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, एबरेंट यहाँ पे एबनॉर्मल होगा या अनयूजुअल फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम को कहा जा रहा है। देखें, बाज़ औक़ात हद से ज़्यादा भी अगर आपका इम्यून सिस्टम आपकी केयर करता है तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। हाय, आपका इम्यून सिस्टम सेंसिटिव है, आपको लेकर वो बड़ा जो है ना वो केयरिंग है और वो चाहता है कि आपकी प्रोटेक्शन करें, मगर हाइपर सेंसिटिव इज़ नॉट गुड। ये ज़रा एक एग्जांपल बता देता हूँ। एक आदमी और एक बंदर, दोनों बड़े गहरे दोस्त थे, ठीक है। दोनों में एक अच्छी दोस्ती थी, अच्छी फ्रेंडशिप थी। वो आदमी अपने बंदर के साथ किसी सफ़र पे रवाना हुआ और जंगल से गुजरते हुए दोपहर के वक्त उसने सोचा कि मैं आराम कर लूँ। अब ये मैं आपको ज़रा एक एलर्जी को या एलर्जी को उनका दूसरा नाम हाइपर सेंसिटिविटी, तो मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक स्टोरी समझा रहा हूँ। वो आराम करने की गर्ज से दरख्त के नीचे लेट गया और जो बंदर है वो अपने मालिक का बहुत वफादार था, तो उसने एक मालिक को, गर्मी का मौसम था तो मालिक को पंखा झुलाने के लिए उसने एक छोटा सा जो है ना कोई भी कागज़ का या कोई भी चीज़ लेकर वो पंखा झुलाने लगा। यानी अपनी नींद कुर्बान कर दी और अपने मालिक को जो है ना वो पंखा झुला रहा है। अब थोड़ी देर में मक्खी आई और वो मालिक की बार बार उसको परेशान करी उसके चेहरे पे, तो मालिक मक्खी को उड़ा रहा है। अब बंदर से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि वो मक्खी उसके मालिक को परेशान कर रही है, बार बार मक्खी उसके चेहरे पे आके बैठ रही है और मालिक जो है ना वो परेशान हो रहा है। तो बंदर ने खंजर निकाल लिया और उसने ये सोचा कि अब मैं इस मक्खी को जान से मार दूंगा क्योंकि ये मेरे मालिक को परेशान कर रही है। तो मक्खी जैसे उसकी नाक पे बैठी, बंदर ने खंजर से मक्खी के 2 टुकड़े कर दिए। यानी मक्खी तो मर गई, नाक भी गई। यानी यहाँ पे बंदर ने एक नादान दोस्त, अब हम इसको कह रहे हैं एक नादान दोस्त। तो जब आपका कोई केयरिंग जो आपकी बहुत केयर कर रहा है और आपके लिए बहुत हद से ज़्यादा वफादार बन रहा है, बाज़ औक़ात उसकी नादानी आपकी जो है वो जान पे बना सकती है। कैसे? देखें, अगर मैं इसकी एग्जांपल दूँ,
रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब एस्थमा का जिक्र करते हैं, एस्थमा एक एलर्जिक रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी। अब मैं इनहेल करता हूं अगर थोड़े बहुत डस्ट पार्टिकल्स या थोड़े बहुत पॉलन ग्रेन्स, तो मुझे कोई एलर्जी नहीं अल्लाह के फजल से, तो मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, मेरे ब्रोंकियोल्स रिमेन ओपन। लेकिन जो लोग हाइपर सेंसिटिव म्यूटेंट जीन्स के साथ पैदा होते हैं, जिनको एस्थमा प्रॉब्लम है, तो अगर उनको डस्ट एलर्जी है, तो वो जब सांस लेंगे और जब वो इनहेल करेंगे, छोटे से डस्ट पार्टिकल्स, थोड़े माइनर डस्ट पार्टिकल्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएंगे, तो इम्यून सिस्टम हद से ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगा। भाई ये तो हमारे मालिक को परेशान कर रहे हैं, ये डस्ट पार्टिकल्स यहाँ क्या कर रहे हैं, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। तो हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ब्रोंकियोल्स को, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के डायमीटर को कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है और कहता है चलो भाई दरवाजे बंद करो और डायमीटर कम कर दो। अच्छा, अब जब डायमीटर कम हो रहा होगा तो डेफिनेटली आपकी तो सांस बंद हो रही होगी। आपका इम्यून सिस्टम कोशिश कर रहा है कि वो आपका इम्यून सिस्टम कोशिश करता है कि इस डायमीटर को छोटा कर दे और ब्रोंक्यूल्स यानी दरवाजे बंद कर दें ताकि डस्ट पार्टिकल्स ना आए। लेकिन जब इतना दरवाज़ा रह जाएगा तो डस्ट पार्टिकल नहीं आएंगे, आपको हवा भी नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, आपकी सांस उखड़ने लगेगी। तो यहाँ इम्यून सिस्टम अब आपके गले पड़ गया, यानी वो आपको बचाने के चक्कर में है, मगर वो इन केस आपकी जान ले रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इनहेलर होते हैं, जो भी हम वेंटोलिन, ठीक है, सैल्ब्यूटामोल, जो ब्रोंको डायलेटर होते हैं पर्टिकुलरली, हम वो जैसे ही इनहेल करते हैं वो मेडिकेशन हमारे मसल्स को रिलैक्स कर देती हैं और हमारे इम्यून सिस्टम और हमारे स्मूथ मसल से कहा जाता है भाई रिलैक्स हो जाओ वरना ये आदमी अभी निकल जाएगा अल्लाह मियाँ के पास। तो ये है हाइपर सेंसिटिविटी। उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर में जितनी भी हमने डिस्कशन की है एमसीक्यूज़ की, जहाँ कुछ गो थ्रू थे वो मैंने गो थ्रू करवा दिए, जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ थी जिनको याद रखना था वो याद ही रखना है, जिनमें थोड़ी बहुत समझने की या समझाने की ज़रूरत थी तो वो मैंने समझा दी। थैंक यू।